देखिए कक्षा द्वादश की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉटकी तथा फ्रैंकल दोषों के प्रभाव। कल हमने शॉटकी और फ्रैंकल दोष तक पढ़ लिया था, ये हो गया था ना हमारा कल कंप्लीट। अब आज हम दोनों दोषों के प्रभाव पढ़ेंगे। हम कहेंगे कि शॉटकी तथा फ्रैंकल दोषों के कारण क्रिस्टल में निम्न आंतरिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न आंतरिक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल में समान आयनों के मध्य निकटता से क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ता है। क्या होता है? क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ता है। ठीक है जी। देखो हम क्या कह रहे हैं, फ्रैंकल दोषों के कारण क्रिस्टल में समान आयनों के मध्य निकटता से क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ता है। जो क्रिस्टल का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है यानी कि गाढ़ेपन की जो माप होती है वो बढ़ जाती है। किसके कारण? फ्रैंकल दोष के कारण। दूसरा, शॉटकी दोष में यहाँ चला लो, ये चला लो टंकी। देखो शॉटकी दोष में छिद्र की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है। कल भी बताया था हमने, घनत्व क्या हो जाता है इसमें? घटता है। किसमें? शॉटकी दोष में। यद्यपि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अंदर घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि फ्रैंकल दोष में परमाणु निकलकर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। नहीं जाता है फ्रैंकल दोष में। शॉटकी दोष में ही तो जाता है बाहर, फ्रैंकल दोष में थोड़ा ही जाता है। फिर हमने कहा शॉटकी दोष में छिद्र की उपस्थिति के कारण जालक ऊर्जा एवं क्रिस्टल का अस्थायित्व भी घटता है। भाई शॉटकी दोष में छिद्र की उपस्थिति हो जाती है जिसके कारण जालक ऊर्जा भी और क्रिस्टल का अस्थायित्व भी दोनों क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए शॉटकी तथा फ्रैंकल दोषों में अंतर। हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या भाई? शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में अंतर पढ़ना है। तो अंतर कैसे पढ़ेंगे बेटे? देखो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट। क्या भाई? शॉटकी डिफेक्ट हम कहेंगे कि इनमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन जालक स्थान से हट जाते हैं। शॉटकी डिफेक्ट में यही तो होता है। यानी कि शॉटकी दोष में क्या होता है? समान संख्या में धनायन भी और ऋणायन भी अपने स्थान से क्या हो जाएंगे? रिमूव कर जाएंगे। ठीक है। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है? इसमें आयन स्थान से हटकर अंतराकाशी रिक्ति स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? जालक अपने स्थान से हटते हैं और अंतराकाशी रिक्ति स्थान में खिसक जाते हैं। इसीलिए इसको विस्थापन दोष भी हमने कह दिया था, कल नाम दिया था, आपको ध्यान हो तो। फिर कहेंगे इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि परमाणु निकलकर बाहर चले जाते हैं शॉटकी दोष में। और फ्रैंकल दोष में घनत्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आयन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। दूसरा हमने कहा है कि इनमें परावैद्युतांक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि गाढ़ेपन में इनके किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परावैद्युतांक स्थिरांक होता है के के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? शॉटकी दोष में। इसमें फ्रैंकल दोष में क्या होगा? इनमें परावैद्युतांक स्थिरांक का मान बढ़ता है। ठीक है। इनमें परावैद्युतांक स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। अब आगे देखो, यह उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। किसमें? उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। दूसरा हमने कहा यह निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। ये निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है, ये उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखो, ठोसों का विद्युतीय गुण। क्या? ठोसों का विद्युतीय गुण क्या कहेंगे इसमें? ठोसों को विद्युतीय गुणों के आधार पर चालक, अर्धचालक,
कुचालक 3 भागों में बांटा गया है, जबकि ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, सिलेबस से हट गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, चालक। चालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं बेटे, कंडक्टर। कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं, कभी आप सोच लो कि कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर आप कंडक्टर को चालक कहोगे तो गाड़ी चलाने वाले को क्या कहोगे, वहां तो गाड़ी चलाने वाला को बोलते हैं चालक और कंडक्टर को बोलते हैं पैसे लेने वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या है, केमिस्ट्री के अंदर चालक को क्या कह रहे हैं, कंडक्टर। समझ में आई बात। अब देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, चालक पदार्थ कौन से होते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक तथा प्रतिरोधकता बहुत कम होती है चालक कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है और प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है चालक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि जिनके अंदर करंट बहने की अक्षमता बहुत ज्यादा और रुकावट डालने की अक्षमता बहुत कम होती है चालक कहलाते हैं। जब इनमें विद्युत क्षेत्र को स्थापित किया जाता है, मतलब करंट को छोड़ा जाता है, तो इनमें विद्युत धारा बहने लगती है तथा कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। धातुओं की विद्युत रासायनिक परिवर्तन हमने कह दिया कि नहीं होता, और जो धातुओं की विद्युत चालकता की जो कोटि होती है, करंट के जो बहने की दर होती है, वो 10⁶ से 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यानी कि 1 मीटर में इतने ओम करंट बह जाता है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए फॉर एग्जांपल में सभी धातुएं, सोडियम, मैग्नीशियम, कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और क्या, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कॉपर है, कॉपर, Cu, समझ गए, Cu है बेटे, कॉपर। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एस्टेटीन, कैल्शियम आदि सभी की सभी क्या है, करंट के, बताओ, करंट के सुचालक हैं, करंट बहता है इनके अंदर। बात करते हैं अचालक की। अचालक इंसुलेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, INSULATOR, इंसुलेटर। अब हम क्या कहेंगे, में पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। क्या कहेंगे भाई, में पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, चलता तो है करंट बहुत कम, लेकिन रुकावट डालने के लिए ज़्यादा बल लगता है इनमें, ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आइएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, देखो यहाँ अचालक विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, अचालक विद्युत रोधी होते हैं, मतलब इनमें करंट नहीं बहता, विद्युत की रुकावट डालने वाले होते हैं। इनकी चालकता की कोटि 10⁻24 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। कितनी होती है भाई, 10⁻24 इनवर्स और 10 से लेकर के 10⁻10 इनवर्स तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, क्वार्टज, रेत, कंकड़ आदि का मिश्रण, माइका, लकड़ी, हीरा, सल्फर, फास्फोरस आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। ये उदाहरण नहीं है इसके, बताओ है नहीं क्या, कोई दिक्कत है। आगे चलिए हम पढ़ते हैं अर्धचालक। ये भी आपके सिलेबस में से कट चुका है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया टॉपिक काट रखे हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि पूरे के पूरे चैप्टर को काट देते, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने यहाँ टॉपिक उड़ा दिए। अब देखो अर्धचालक, जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच की होती है। क्या, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच की होती है अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, अर्धचालक। फिर कहेंगे जब इनमें विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, ठीक है भाई, यानी कि करंट प्रवाहित किया जाता है, तो इनमें अल्प विद्युत धारा बहने लगती है। इनकी विद्युत चालकता की कोटि 10⁻³ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कितनी होती है, 10⁻³ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स
होती है। ठीक है, किसकी? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्सेनिक, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, एंथ्रासीन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफीन आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कहेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। क्या भाई? ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या कहेंगे? यह सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT पर आधारित है। क्या भाई? ये सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ कैसी गिरी है, दोबारा सुनो। ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये भी कटा हुआ है, यानी कि सिलेबस से कट हो चुका है ये भी, पर फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है सिलेबस के लिए। ठीक है, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि ये चीज़ें टॉपिक टू टॉपिक आपसे पूछी जाती हैं। अब देखो, यह सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है। ऑर्बिटल सिद्धांत में n परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से n अणु ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे एक परमाणु ऑर्बिटल मिलकर कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? कितने अणु ऑर्बिटल बनाएंगे? n, यानी कि अगर एक परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिला दिए जाएं तो एक अणु ऑर्बिटल बनाएंगे। तो n परमाणु ऑर्बिटल मिल रहे हैं, संयोजन का मतलब मिल रहे हैं, तो n ही अणु ऑर्बिटल बनाएंगे वे, जिनमें से n/2 निम्न ऊर्जा के आबंदी अणु ऑर्बिटल, कम ऊर्जा के होते हैं वे आबंदी अणु ऑर्बिटल, और n/2 उच्च ऊर्जा के अनाबंदी अणु ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ बॉन्डिंग होते हैं, ये जो आबंदी हैं ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, और जो ये अनाबंदी हैं ये नॉन बॉन्डिंग, बताओ, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। किसके? बताओ, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, तथा प्रत्येक अणु ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कहा बेटे? प्रत्येक अणु ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे संयोजी कोश के s ऑर्बिटल। क्या भाई? संयोजी कोश के s ऑर्बिटल से अतिव्यापन द्वारा s परमाणु ऑर्बिटल तथा इसी प्रकार, भाई s वालों से s, देखो ध्यान से सुनो, प्रत्येक अणु ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 होंगे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में। संयोजी कोश के s ऑर्बिटल से अतिव्यापन द्वारा s परमाणु अणु ऑर्बिटल, भाई s ऑर्बिटल से अतिव्यापन द्वारा s अणु ऑर्बिटल, परमाणु नहीं, अणु ऑर्बिटल तथा इसी प्रकार p परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से p अणु ऑर्बिटल। भाई परमाणुओं के परमाणु प्लस परमाणु इजिकल टू अणु होता है, तो आपने कहा परमाणु ऑर्बिटल प्लस परमाणु ऑर्बिटल, p परमाणु ऑर्बिटल और p परमाणु ऑर्बिटल मिलकर के p अणु ऑर्बिटल बनाएंगे, s परमाणु ऑर्बिटल और s परमाणु ऑर्बिटल मिलकर s अणु ऑर्बिटल बनाएंगे। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार हमने कहा p परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से p अणु ऑर्बिटल तथा d परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से d अणु ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई। अब फिर क्या कहेंगे? प्राय धातुओं में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, धातुओं में तो होती है परमाणुओं की संख्या ज्यादा, इसी कारण अतिव्यापन से बनने वाले अणुओं की संख्या में अधिक हो जाती है। क्या? इसी कारण अतिव्यापन से बनने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बनने वाले अणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि धातुओं में ज्यादा परमाणु होंगे, ज्यादा परमाणु ही ज्यादा परमाणुओं के साथ क्रिया करेंगे, जब ज्यादा परमाणुओं के साथ क्रिया करेंगे तो ज्यादा ही अणु ऑर्बिटल बनेंगे। फिर कहेंगे परमाणु ऑर्बिटल निकट आ जाते हैं जिनमें ऊर्जा का स्तर कम होता है,
ठीक है, निकट आ जाएंगे और ऊर्जा का स्तर क्या है इनमें, कम। तो अणु ऑर्बिटल में या ऑर्बिटल्स, एस कर दो, TLS, ऑर्बिटल्स में ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बन जाती है। क्या बन जाती है, ऊर्जा ऑर्बिटल की एक पट्टी बन जाती है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे जिसको, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है भाई, इनमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, गतिशील होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पट्टियां बन जाती हैं इनमें। इसने कहा इनमें ऊर्जा स्तर कम होता है। अणु ऑर्बिटल्स में ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बन जाती है। अणु ऑर्बिटल्स की क्या बन जाएगी, एक पट्टी बन जाएगी। उस पट्टी को क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड। क्या कहेंगे भाई उसको, ऊर्जा बैंड कहेंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। फिर कहेंगे ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता में निम्न 3 पद महत्वपूर्ण है। कितने पद महत्वपूर्ण है भाई, 3 पद। कौन कौन से, सबसे पहले देखो, ये पद समझने जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और काट दी सिलेबस में से। अरे भाई तुम 2 चैप्टर काट देते, कम से कम उन चैप्टरों को पढ़ना पड़ते। अब इन चीजों को पढ़ के आगे की चीजें नहीं पढ़ी जानेगी, मेरी समझ में आनेगी, ये है समस्या। अब देखो, किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा के भरे हुए बैंड होते हैं, जो उनको हम संयोजकता बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड किसको कहते हैं भाई, भाई संयोजकता बैंड किसको कहोगे, किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा के भरे हुए बैंड, अधिकतम ऊर्जा के भरे हुए बैंड होते हैं जो संयोजकता बैंड कहलाते हैं। दूसरा, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय EV। क्या कह दिया इसको, EV कह दिया। अब आगे चलिए, चालन बैंड किसको कहते हैं भाई, चालन बैंड किसी पदार्थ के न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को, ये अधिकतम ऊर्जा वाले थे, ये क्या कहा, किसी पदार्थ के न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को, इसमें अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को, इसमें न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चालन बैंड कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल क्या है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का स्थान। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए और निम्नतम ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल के बीच का जो स्थान होता है उसको कहते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं उसको, देखो ध्यान से, चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच रिक्त स्थान को, इनके बीच के रिक्त स्थान को पदार्थ का ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पदार्थ का ऊर्जा अंतराल। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय EG। कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, EG से। अब देखो बैंड अंतराल, क्या बैंड अंतराल, देखो किसी संयोजी कोश में, क्या किसी संयोजी कोश में S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है। S की और P की अगर बात करें तो ज्यादा ऊर्जा किस ऑर्बिटल की है, P ऑर्बिटल की। समझ में आई बात, क्योंकि S के बाद आता है ना P, S से ज्यादा ऊर्जा का होता है P। अब देखिए, P ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है। ठोसों में पूरे भरे S बैंड व आधे भरे S ऑर्बिटल में ऊर्जा का यह अंतराल। समझिए क्या कहा, ठोसों में पूरे भरे हुए S बैंड और आधे भरे हुए S ऑर्बिटल में ऊर्जा का ये जो अंतराल होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंड अंतराल कह देते हैं। कंप्लीट होगी बात। अब आगे देखो भाई, अब बात आती है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। क्या, बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हो क्या रहा है इसमें, बार बार हमें समझ नहीं आ रहा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। देखो, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अति अल्प मात्रा में कोई अशुद्धि, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस आदि मिला दी जाती है तो इस क्रिया को मादन कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, डोपिंग।
क्या कहते हैं इस क्रिया को? डोपिंग। सुनियो बात, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जब तक कोई भी पदार्थ रहेगा तब तक उसमें करंट नहीं बहेगा, प्योर स्टेट में करंट नहीं बहता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अति अल्प मात्रा में कोई अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर फास्फोरस आदि मिला दी जाती है तो इस क्रिया को हम मादन कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में कहलाती है डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। फिर कहेंगे इस प्रकार मादित अर्धचालक को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार मादित अर्धचालक को क्या कहते हैं भाई? अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस प्रकार मादित अर्धचालक को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। तथा जो अशुद्धि पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं उनको अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अपमिश्रण कहते हैं। समझ में आ गई बात? सुनो ध्यान से। जिस पदार्थ में ये अशुद्धियां मिलाई गई हैं, ठीक है नहीं, उनको क्या कहते हैं? उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। और जो अशुद्धि मिलाई है, जो आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस मिला रहे हो, उसको क्या कहते हो? जो पदार्थ मिलाया गया है इसके अंदर अशुद्धि के रूप में, उस अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हो? उसको कहते हो अपमिश्रक। क्या कहते हो उसको? अपमिश्रक। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं? अपमिश्रक, यानी कि डोपेंट कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। आगे समझ में? और जो अशुद्धि मिलाई गई उसको क्या कहते हैं? डोपेंट। समझ गए? और जिस पदार्थ के अंदर मिलाई है उसको क्या कहेंगे? अपद्रव्यी अर्धचालक। समझ गए? ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक N प्रकार का अर्धचालक होता है और एक होता है P प्रकार का अर्धचालक। क्या? एक N प्रकार का अर्धचालक और एक P प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, समझ रहे हैं?